हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी IBO 5 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट है, जो आपका पहला टॉपिक ही आता है इस बुक के अंदर, या बुक का नाम भी अगर हम बात करें तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। किसी भी बुक का जो नाम होता है वो कहीं ना कोई आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन होता है। आप प्रीवियस ईयर चाहे जितने साल के उठा लो, चाहे आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के उठाते हो, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका आता है 20 मार्क्स का मैक्सिमम, कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, या कह सकते हैं आपके डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपका 20 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम का, वो यहीं से आता है। तो आपका मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूजर टू मीट कस्टमर नीड्स। तो मतलब जब आप प्रोडक्ट को बनाते हो, वहां से लेकर उस प्रोडक्ट को किस तरह हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वहां उसके बीच में जो भी मूवमेंट होता है, प्रोडक्ट का फिजिकल मूवमेंट होता है, उसी को कहते हैं हम मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। इसके दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके लॉजिस्टिक्स के या मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लॉजिस्टिक सिस्टम इज टू ट्रांसफर द राइट गुड्स एट डिजायर्ड प्लेस इन ऑप्टिमम टाइम एंड गुड्स कंडीशन इन इफेक्टिव मैनर। अगर आप टाइम पर अपने गुड्स को जगह पर ना पहुंचा पाओ, तो उस कंडीशन में उस गुड्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का, राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर पहुंचाना इफेक्टिव मैनर में। अगर इसके हम अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मतलब ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बेटर कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी जा सके। जब हमारे पास इफेक्टिव मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स सिस्टम होंगे, तभी हम प्रोडक्ट को टाइम पर पहुंचा पाएंगे, कस्टमर की नीड के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से। एडिशनल सेल्स, जब हमारी एडिशनल सेल्स होती है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होगा, हमारे पास मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं है, तो वहां पर हमें डिमांड तो होगी हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन वहां पर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो एडिशनल सेल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट कह सकते हैं बराबर मात्रा में इजी टाइम पे आप पहुंचा पाते हो, उसको ईजिली आप उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचा देते हो, तो उसका जो आपका प्राइस होता है वो भी स्टेबल रहेगा। अगर आपके बीच में कोई हर्डल्स आते हैं तो वो आपके प्राइस को इफेक्ट करता है, लेकिन जब आपके पास एक इफेक्टिव मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स है, तो वहां पर आपका जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो भी स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एड टाइम एंड स्पेस यूटिलिटी। मतलब टाइम पर ही आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें, क्योंकि जब तक अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी को नीड किसी प्रोडक्ट की आज और आप उसकी डिलीवरी कल कर रहे हैं, तो कल उसके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं होगा, या उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं बच जाएगी। नेक्स्ट, मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है? जो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेते हैं, या अपना जो रिटेल का काम होता है हमारा, या कह सकते हैं होलसेल का काम होता है, अगर उसके अंदर हमारे पास मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एफिशिएंटली है, इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट होता है उसको भी कम करती है। ये थे आपके मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स और इसके कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट के बारे में। तो इसके इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, उसके इंपॉर्टेंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं, क्योंकि उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और जब चीज़ वो अप्लाई हो जाती है तो वही हमारे इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। तो सबसे पहला, हेल्प इन अचीविंग ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो भी ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करती है, चाहे आपकी सेल हो गई, चाहे आपकी ग्रोथ रेट हो गई, चाहे आपकी एडिशनल सेल हो गई, चाहे आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन हो गया, वो सब कुछ। नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर हम मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की हेल्प से ईजी वे में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल कर पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। नेक्स्ट है रिस्ट्रक्चरिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। अब आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होती है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन लाइन रिक्वायर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोर वैराइटीज एंड हेंस इंक्रीज द स्टॉक लेवल। तो जब आपके पास मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स होगी, तो उस कंडीशन में ये आप अपने कह सकते हैं जो स्टॉक लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उनकी जो मेंटेनेंस की नीड होती है किसी प्रोडक्ट को, वो भी अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, हो सकता है वो 2 या 4 दिन के अंदर खराब हो जाए, 10 दिन के अंदर खराब हो जाए, तो वहाँ पर भी हमें मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की नीड होती है कि जिसके थ्रू हम कम से कम टाइम में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू ट्रेडर्स। हम कह सकते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के थ्रू ही हमारी जो पावर होती है सेल की, वो डिस्ट्रीब्यूशन की कह सकते हैं मैन्युफैक्चर टू ट्रेडर हो जाती है। अब हम मैन्युफैक्चर जो होता है वो उस प्रोडक्ट को ट्रेडर तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेन, वो ट्रेडर की हो जाती है। मैन्युफैक्चर का जो काम होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के अंदर, उस प्रोडक्ट को ट्रेडर तक पहुंचाना। नेक्स्ट है फास्टर प्लानिंग प्रोसेस।
हमारी जो भी प्लानिंग्स होती है रिलेटेड टू बिजनेस ट्रेड, या कह सकते हैं हमारे कितना हमें वेयर हाउस में स्टॉक करना है, कितना हमें मेंटेन करना है स्टॉक लेवल, उन सभी के अंदर जो हमारी प्लानिंग होती है इन्वेंट्री से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, उसके अंदर हमें ये हेल्प प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की टास्क क्या क्या होती हैं। सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो हमें कंफर्म करना होता है कि हम उस ऑर्डर को डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना स्टॉक है नहीं है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, अगर हमारे पास स्टॉक है तो अब उस प्रोडक्ट को हम, ये तो नहीं है कि हम जैसी कस्टमर की नीड आती है, कस्टमर का हमारे पास ऑर्डर आता है, हम हर कस्टमर को एक ही जगह से उसको डिलीवर करते हैं। हमारे पास अलग अलग जगह पे हम वेयर हाउस इस्टेब्लिश करके रखते हैं, जो कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कि जो उस एरिया के, उस सिटी के, उस स्टेट्स के कस्टमर को ईजिली जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सके। नेक्स्ट होती है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर बात करते हैं कि कितना प्रोडक्ट वो अपने पास स्टॉक में रखें। नेक्स्ट आपका था इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। और नेक्स्ट होता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम टेक्नोलॉजी को बेस करते हैं नॉर्मली, कि किस तरह हम कस्टमर्स हमें कोई ऑर्डर देगा, उसके हम किस तरह प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद उसको हम कंफर्मेशन देंगे, फिर हम अपने कस्टमर को उसकी रिसिप्ट देते हैं एज अ डिलीवरी, वारंटी, गारंटी जो भी हम देते हैं, और उसके बाद कस्टमर का जो हमारे पास फीडबैक आता है। अब नेक्स्ट स्ट्रीम आता है आपका कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो अगर दो लेवल पे हम बात कर रहे हैं, एक होता है डोमेस्टिक, अगर हम इंडिया के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से लेकर इंडिया के ही कस्टमर को पहुंचा रहे हैं तो वो आपका कह सकते हैं डोमेस्टिक होता है। लेकिन जब हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करें और उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के कस्टमर तक पहुंचाएं तो वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में जब हम लॉजिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो आपकी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मली, अगर हम दोनों की कॉस्ट के बारे में बात करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इसका पहला पॉइंट है, तो अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास कह सकते हैं कोई आपको सिंगल कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, आपके पास कोई हर्डल्स नहीं होते, आप उस कंट्री के इन्वायरमेंट से अच्छी तरह से अवेयर होते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी कॉस्ट होती है वो कम होती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में आपको दूसरी कंट्री के फिजिकल एरिया में एंटर करना पड़ता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ के टैरिफ्स, टैक्स, ड्यूटीज सबको पे करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बिजनेस मैकेनिक्स, अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आपके लॉजिस्टिक्स का यूज़ कर पाते हैं। आपको पता है आपने कोई प्रोडक्ट आप किसी दूसरी स्टेट्स में सेंड करते हैं तो आप पार्सल का यूज़ कर लेते हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लेते हैं, कोरियर का यूज़ कर लेते हैं, जो कि ईजिली हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बारे में, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है कंपेरिजन टू आपके डोमेस्टिक के। पॉलिटिकल फैक्टर, अब सेम यही पॉइंट आपका पॉलिटिकल फैक्टर में भी आएगा। जब आप डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और वो आपके बिजनेस को इतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप उसके बारे में अवेयर होते हैं, आपको पता है कि आपकी कंट्री गवर्नमेंट कैसी है, उसकी कैसी पॉलिसीज है, या इन फ्यूचर में क्या चेंजमेंट हो सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पता नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट से या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स रूल्स से, तो वहाँ पर आपके रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। सेम इसमें भी वही आएगा कि जब हम डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं तो इजी होता है कंपैरिजन टू इंटरनेशनल लेवल। सेम आपका कल्चर फैक्टर आएगा, तो इसके अंदर आपके टोटल 5 फैक्टर आएंगे, और इन सभी में क्या होता है, जब आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं तो आपका वो काम ईजी होता है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, आपका रिस्क कम होता है, आपका टाइम भी कम लगता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है, आपके रिस्क बढ़ते हैं, आपके आउटसाइडर जो फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ते हैं उनका भी कह सकते हैं इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हो, कल्चरल फैक्टर हो, आपका जो मैकेनिज्म है वो भी कह सकते हैं हार्ड हो जाता है, पजल हो जाता है कंपेरिजन टू डोमेस्टिक। तो ये था आपका मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। मैक्सिमम यही कुछ पॉइंट्स हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के जिनसे कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग होता क्या है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को एक तरह से गोडाउन में स्टोर करते हैं तो गोडाउन का जो कॉन्सेप्ट है वही आपका कहलाता है वेयर हाउसिंग, और ये सिनोनियम भी है हमारे गोडाउन का वेयर हाउस, मतलब इट इज़ अ सिनोनियम ऑफ गोडाउन। The Bombay Warehousing Act 1959 has defined warehouse as any building or any other protected enclosure used for the purpose of storing goods on behalf of the depositor, but does not include the clock rooms attached to the hotels, railway stations and premises and of other public carriers and the like. एक तरह से कह सकते हैं अगर हम बात करें बॉम्बे वेयर हाउसिंग एक्ट 1959 के थ्रू कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो चारों तरफ से घिरी होती है और जहां पर आप प्रोडक्ट को सिक्योर करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर, वो कहलाती है हमारी वेयर हाउसिंग।
अब इसके अंदर दो पर्सन होते हैं, एक होता है वेयर हाउस मैन, एक होता है डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर वो पर्सन होता है जो कि अपने प्रोडक्ट को उस वेयर हाउस के अंदर जाकर स्टोर कर रहा है, मतलब ये आपके ट्रेडर हो सकते हैं। अब वेयर हाउस मैन कौन होता है? मतलब वेयर हाउस मैन वो होता है जिसके पास के लाइसेंस होता है उस वेयर हाउस बिजनेस को चलाने का। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है तब तक आप वेयर हाउस को नहीं चला सकते, और उस वेयर हाउस को कंट्रोल करने वाला, उसको मैनेज करने वाला जो पर्सन होता है वही कहलाता है आपका वेयर हाउस मैन। अब वेयर हाउसिंग के जो एलिमेंट होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला स्पेस, दूसरा इक्विपमेंट, तीसरा पीपल। अब स्पेस से मतलब क्या है? क्योंकि वेयर हाउस की जितनी कैपेसिटी होगी, जितना स्पेस होगा, उसी के हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा और उसी के हिसाब से आप कैपेबल हो पाओगे अपनी सर्विस को देने के लिए। दूसरा होता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में जब भी हम वेयर हाउस के अंदर अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, लोड करते हैं, अपनी कह सकते हैं हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे किस तरह प्रोडक्ट को उतारा जाए और वेयर हाउस के अंदर रखा जाए, या वेयर हाउसिंग के अंदर किस तरह प्रोडक्ट को स्टोर किया जाए, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। ये भी वेयर हाउसिंग का एलिमेंट है। और थर्ड होता है पीपल। जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तब तक आप इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते, या आप कोई भी काम वहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं वेयर हाउसिंग के: स्पेस, इक्विपमेंट, पीपल। नेक्स्ट है, अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं वेयर हाउसिंग के? तो सबसे पहला होता है स्टॉकिंग, आपके प्रोडक्ट को स्टोर करना। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही आपकी नीड आती है कस्टमर्स की, आपके पास कह सकते हैं ऑर्डर आते हैं, कस्टमर्स के ऑर्डर को आपके बिहाफ पर उन कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको फाइनल पॉइंट तक पहुंचाना। कंसोलिडेशन मतलब कि जब आपका जो प्रोडक्ट आ गया उसको किस तरह वो पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक, या आपके जो टाइम पीरियड होता है उन सभी को बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसके थ्रू कि वो आपके सारे काम को इजीली कर सकें, आपके हर काम में एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाए। और नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट मिक्सिंग। ये चार तरह के फंक्शन होते हैं वेयर हाउसिंग के। इनके बारे में आप जो वीडियो है उसके अंदर ब्रीफली में देख सकते हैं कि स्टॉकिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्सिंग क्या होता है। नेक्स्ट आपके कितने टाइप्स के वेयर हाउस होते हैं? तो आपके पास तीन टाइप के वेयर हाउस होते हैं: पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेडिकेटेड वेयर हाउस। अब पब्लिक वेयर हाउस जो आपकी गवर्नमेंट करती है, ये तीन लेवल पे काम करते हैं: नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्राइवेट आपके जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लाइसेंस के थ्रू वो अपने वेयर हाउस को चला रहे हैं, और जो कि कह सकते हैं हमारे ट्रेडर्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज अ वेयर हाउस के लिए, एज अ गोडाउन के लिए। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेडिकेटेड। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कई बार हमारे जो एक्सपोर्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं उनके पास खुद की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ये हमारे प्राइवेट प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी उस सर्विस को देने के लिए। तो ये कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेडिकेटेड वेयर हाउस। तीन तरह के वेयर हाउस होते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका आता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस के एडवांटेजेस की बात करते हैं। यूज फॉर स्टोरेज एज डिजायर्ड लोकेशन एट नॉन कॉस्ट एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसका आप कब यूज कर सकते हैं? पब्लिक वेयर हाउस मतलब जो गवर्नमेंट के वेयर हाउस है, तो ये आपकी मैक्सिमम हर लोकेशन पर अवेलेबल है, इनकी कॉस्ट आपको पता होती है, और आप इनमें जब आपको नीड हो तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के, किसी प्राइवेट प्लेयर्स के हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज डन बाय वेयर हाउस मैन। इसके अंदर जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होता है वो वेयर हाउस मैन, मतलब जो वेयर हाउस को ऑपरेट करता है उसके थ्रू ही किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडर को कोई कह सकते हैं वो टेंशन नहीं होती कि उसकी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किस तरह होगा। नेक्स्ट है हेल्प डिलीवरी ऑफ गुड्स टू डिपॉजिटर नॉमिनीज। अब डिपॉजिटर जैसे ही यहाँ पर कोई गुड्स को डिपॉजिट कर देता है, तो उसके बाद वो किसको चाहता है कि वो गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाए, तो उस काम को करने पर उस प्रोडक्ट की उसके नॉमिनी तक डिलीवरी करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेन एडवांस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट प्लेज ऑफ वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। अब कोई भी डिपॉजिटर है उसको वेयर हाउस की जो रिसिप्ट के बिहाफ पर एक तरह से लोन मिल जाता है बैंक से, जिसका कि यूज़ कर सकता है अपनी अदर बिजनेस वर्क को, अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने में। हेल्प इन प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है उसके अंदर भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमारे पब्लिक वेयर हाउस। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड मटेरियल। तो आपके प्रोडक्ट और मटेरियल की जो भी पैकिंग होती है उसको भी स्टैंडर्डाइज करते हैं ये। नेक्स्ट आपका जो प्राइस कंट्रोल होता है उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। वेयर हाउसिंग होल्ड कैन बी इंश्योर्ड एट नॉमिनल कॉस्ट मेक इट एडवांटेजेस फॉर द डिपॉजिटर। इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट आती है वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट आती है, जो कि एक एडवांटेज होती है हमारे डिपॉजिटर्स के लिए, क्योंकि आपको जितनी कम कॉस्ट पर वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट है ट्रेंड पर्सनल फॉर मैनेज हैंडलिंग गुड्स एंड साइंटिफिकली। अब यहाँ पर जो गुड्स को आपके मैनेज करते हैं, आपके गुड्स को हैंडल करते हैं, वो कह सकते हैं आपके ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं इन कामों के लिए, तो वो भी आपके लिए एडवांटेज है, बेनिफिशियल है।
गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू नॉमिनी ऑफ डिपॉजिटर्स बाय डायरेक्टली बाय पब्लिक वेयर हाउस। और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को, आपके नॉमिनी को, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कह सकते हैं डिलीवर भी कर देते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं पब्लिक वेयर हाउस के थ्रू। मतलब कोई डिपॉजिटर ने प्रोडक्ट को डिपॉजिट किया पब्लिक वेयर हाउस के अंदर और वो चाहता है वो प्रोडक्ट उसके नॉमिनी को डायरेक्ट मिल जाए, तो ये काम भी हमारे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक वेयर हाउस। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर वेयर हाउस किस तरह स्टैब्लिश होते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। द सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसेज और वर सेट अप द रिकमेंडेशंस ऑफ क्रेडिट रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई अर्ली 1950, 3-टायर सिस्टम। हमारी कह सकते हैं अब जो ये हमारे इस्टेब्लिश होते हैं सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउस, ये किसके रिकमेंडेशन पे होते हैं? रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, जो कि आपकी आरबीआई ने बनाई थी 1950 के अंदर। नॉर्मली हमारे वेयर हाउस 3 स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, 3 टायर पे काम करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपके ब्लॉक लेवल पे। सेंटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर लुक्ड आफ्टर बाय सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस। Secondary market and district level centers are served by the representative state warehousing corporation. Community and rural labor warehousing are under the कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो 3 तरह के लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला होता है आपका नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वहाँ पर आपके नेशनल लेवल पे काम करता है। दूसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि आपकी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंडर काम करते हैं। और तीसरा होता है जो कि आपका कह सकते हैं आपका रूरल होता है, आपका ब्लॉक वाइज होता है, तो वो कोऑपरेटिव्स के अंडर काम करते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, क्यों इन्हें बनाया गया, क्या नीड थी इस बॉडी की? सबसे पहला, टू क्रिएट नेगोशिएबल पेपर्स विच वुड बी सर्व एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ये क्रेडिट अवेलेबल के लिए। अब हमारे जो ट्रेडर है, अगर उन्हें कहीं क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो वो उस वेयर हाउस के पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर शो कर वहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं। तो एक तरह से उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया। नेक्स्ट है नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टिंग इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज। नेशनल इनकम तभी इंक्रीज हो सकती थी जब हम अपने गुड्स की, अपने प्रोडक्ट्स की जो हैंडलिंग के अंदर जो वेस्टेज हुआ करती है उसको कम कर सकें, तो उसके लिए। तीसरा था स्टैंडर्डाइज ऑफ वेयर हाउसिंग प्रोसेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स एंड वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। अब आपका इसको स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या था? आप स्टैंडर्डाइज तभी कर सकते हैं इसको जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हो, आपके पास वेयर हाउस रिसिप्ट हो, आप एक कह सकते हैं पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रॉपर वर्क को कर रहा हूँ। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसका जो कॉर्पोरेशन था इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है पर्सनल ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट एंड रनिंग ऑफ वेयर हाउसेज। अब जब इसका कह सकते हैं जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर जो काम करें वो ट्रेंड पर्सनल हो। ये नहीं हो कि कोई भी पर्सन उस काम को करे, क्योंकि अगर ऐसे कोई बिना ट्रेनिंग के उस काम को करेगा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होगी। लेकिन अगर कोई ट्रेंड पर्सनल करेगा तो वहाँ पर उसका जो मैनेजमेंट होगा या उसकी वेस्टेज होगी कम से कम होगी। लास्ट पॉइंट था असिस्टेंट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम्स। जब भी हमारे कह सकते हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोई प्राइस सपोर्ट से रिलेटेड कोई स्कीम बनाती है, तो वहाँ पर ये उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उन्हें डाटा प्रोवाइड करता है कि किस तरह वो उस प्राइस को कंट्रोल कर सकें। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स आपके वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन के। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या वेयर हाउसिंग, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का। आपकी जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग है या कह सकते हैं जो आपकी एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है, इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग है, इसका मतलब है या इसका फंक्शन है बिल्ट एंड ऑपरेट वेयर हाउस एज स्टेबल प्लेस इन इंडिया। तो इसका मतलब है या इसका जो फंक्शन है सेंट्रल वेयर हाउसिंग का कि ऐसी सी जगह पर वेयर हाउस को बिल्ड करे, ऑपरेट करे जहाँ पर की नीड हो, सूटेबल प्लेस हो इंडिया के अंदर उस वेयर हाउस को स्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएट एंड रन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड्स एक्सेट्रा। क्रिएट एंड रन वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज मतलब हमारे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को स्टार्ट करे, उनको मैनेज करे, किसके लिए? फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। नेक्स्ट है इन केस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स are notified commodities, the warehousing corporation can take as the disinfection services। तो कई बार आपकी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके लिए आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ कीटनाशक भी आपको यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आपके उनमें जो डिसइंफेक्शन होता है उसको आप कह सकते हैं कंट्रोल कर सकें। तो ये वेयर हाउस वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमेटी, जो इनकी ये वेयर हाउसिंग कमेटी है जो ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड नोटिफाइड कमोडिटीज टू एंड फ्रॉम वेयर हाउस टू देयर प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्रोडक्ट को वेयर हाउसिंग के थ्रू या कह सकते हैं उसका जहां पर उस प्रोडक्ट को बनाया गया है और उसके थ्रू प्रोडक्शन के थ्रू उसको कंजम्पशन तक पहुंचाने का काम भी हमारे करते हैं। नेक्स्ट है एक्ट एज अ गवर्नमेंट एजेंट फॉर परचेज, सेल्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज नोटिफाइड
कमोडिटीज़, ये गवर्नमेंट के एजेंट के बेस पे काम करते हैं, उन कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं, उनका सेल करते हैं, उनकी स्टोरेज करते हैं, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये। नेक्स्ट है सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल ऑफ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, और जो हमारे स्टेट जो कह सकते हैं जो स्टेट लेवल पे वेयर हाउस होते हैं उसके अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, या जो इनका कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें भी अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं ये, मतलब जो कहते हैं उसको चलाने के लिए जो भी फाइनेंस की नीड होती है उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कैरी ऑपरेशनल एज स्पेसिफिक बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आपके हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो टाइम टू टाइम पर ये करती रहती है, मतलब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं वो इंप्लीमेंट करती रहती हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स एंड यूज इज टू बी मीट इमीडिएट और एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, सेमी फर्निश्ड पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब एक तरह से वो होता है जिनका या तो यूज करते हैं उस गुड्स को प्रिपेयर करने में, या फिर ये वो गुड्स होता है जो कि प्रिपेयर है हमारे कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये स्टॉक ऑफ गुड्स होता है। इट इज यूज फॉर द इमीडिएट और एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड, मतलब या तो उससे हम अभी की अपनी नीड पूरी कर लेंगे या फ्यूचर की नीड उसी स्टॉक से पूरी करेंगे। इन्वेंट्री आपके कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, अदर पर्पसेस की बात करेंगे इन्वेंट्रीज की। सबसे पहला है इंप्रूव कस्टमर सर्विस, इफेक्ट प्रोडक्शन इकोनॉमीज, परमिट परचेज इकोनॉमीज, इनेबल ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज, सर्व हेज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीजेस, गार्ड अगेंस्ट अनकर्टेन डिमांड एंड लीड टाइम। तो जब आपके पास इन्वेंट्री होगी तभी आप कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, उसके टाइम के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, जैसे वो जिस टाइम चाह रहा है तभी आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे जब आपके पास वो गुड्स अवेलेबल हो। जब आपके पास आपने देखा कि आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप, अगर आपके पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो आप उस डिमांड का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट इजीली बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है तो उस डिमांड का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओगे। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो इकोनॉमिक लेवल पे तो आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन कब करोगे, जब आपके पास कह सकते हैं इन्वेंट्री अवेलेबल होगी, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो इकोनॉमिक्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो भी तभी डिक्रीज होएगी जब आप एफिशिएंट वे में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और आप उसको एक से दूसरी जगह पर स्टोर करोगे, वेयर हाउस में इस्टेब्लिश करोगे। जैसे कि आपके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है मार्केट में आपका अगर प्रोडक्ट कम हो गया और किसी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल हैं तो एकदम से क्या होता है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर आपके जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए तो उनके प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। तो इन्वेंट्री के थ्रू हमें पता होना चाहिए हमें कितने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, कितने को नहीं लाना। उसके थ्रू हमारा जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है, प्राइस के जो हेड्स होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारी डिमांड और लीड टाइम में, मतलब कस्टमर ने डिमांड करी प्रोडक्ट की और उसको हमने कस्टमर को पहुंचाया, इसके बीच में जो टाइम होता है उसको कम करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जितना कम टाइम होगा कस्टमर उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं सेटिस्फाई होगा। एट्रीब्यूट्स फॉर इंक्रीजिंग इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री क्यों इंक्रीज करनी चाहिए? सबसे पहली बात है अनप्रेडिक्टेड सेल्स। हमें नहीं पता कि हमारी सेल्स कब इंक्रीज हो जाए। अगर हमारे पास रैंडमली एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है, ऑर्डर आ जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो उसके लिए हमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री को स्टोर रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस। अब कई बार हमारे जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट ख़राब हो गए और हमें नीड आ गई तो उस कंडीशन में उसको पूरी कैसे करेंगे? नेक्स्ट है प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड कोडिंग इज नॉट अवेलेबल। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि किस लोकेशन पर क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। तो हमें जब हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं है तो हमें हर तरह के प्रोडक्ट को वहाँ पर रखना पड़ता है, स्टोर रखना पड़ता है, इन्वेंट्री में रखना पड़ता है स्टॉक में, कि हमें नहीं पता किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कब आ जाए। नेक्स्ट आपकी लेंथियर प्रोडक्शन साइकिल। अब आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है, तो ये नहीं है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आज डिलीवर करना है तो आप उसको तुरंत मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट पहले से ही तैयार रखने होते हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें कि हमें पता होता है कि हम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट, तो हमें उन सभी के प्रोडक्ट की इक्वल वैल्यू में कह सकते हैं स्टॉक्स को अवेलेबल रखना चाहिए, कि जैसे ही हमारे कस्टमर उसकी नीड करे, उसकी डिमांड करे अलग अलग प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमारे पास हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट की में काम करते हैं, तो हमें हर तरह के प्रोडक्ट को अपने पास सिक्योर करना होता है, इन्वेंट्री रखनी होती है। ये नहीं है कि हम किसी एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को रखकर औरों को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग। हमारी जो प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है वो भी अनएफिशिएंट है, तो इसी के लिए हमें पहले से ही टाइम से पहले से ही उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको कर इन्वेंट्री में सेव करना चाहिए। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट परचेज ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू अनप्लान्ड फ्रेज। अब आपके पास क्या है इनएफिशिएंट परचेज ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू
अनप्लान्ड परचेज। अब कई बार क्या होता है कि कोई परचेज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रैंडम से मतलब जैसे कह सकते हैं हमारा कोविड आया, तो कोविड में क्या हुआ, कुछ प्रोडक्ट की कह सकते हैं कुछ प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा रैंडमली डिमांड इंक्रीज हो गई कि हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो मतलब हमारा वहाँ कोई प्लान नहीं था उन चीज़ों को परचेज करने का, लेकिन रैंडम से उनकी नीड आ गई, उनकी कह सकते हैं डिमांड बढ़ गई। तो उन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको इन्वेंट्री के कह सकते हैं स्टॉक को इंक्रीज करना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेंट्री। अब कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इन्वेंट्री को इफेक्ट करते हैं, इसके थ्रू पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री को रखें, किस तरह प्रोडक्शन करें और कितना उसे हम वेयर हाउस में स्टोर करें। तो सब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन इन्वेंट्री के बारे में कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट होता है लीड टाइम। कितनी टाइम के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसको बनाने में हमें कितनी कॉस्टिंग आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, हमारे पास कितना स्टोरेज है उस उन इन्वेंट्रीज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना स्टोरेज होगा उतनी तो हम इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, अब हमारे पास जो सप्लायर्स हैं क्या वो हमें एट ए टाइम जितनी हम डिमांड करेंगे वो हमें इन्वेंट्री दे देंगे, हमें रॉ मटेरियल्स दे देंगे। अगर वो नहीं दे सकते तो हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे सप्लायर रिलायबल है वहाँ पर, तो हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितनी की हमें नीड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती है कि आप कितना रॉ मटेरियल या कितनी इन्वेंट्री अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इम्पोज्ड बाय सप्लायर, कि हमारा जो सप्लायर है वो मिनिमम ऑर्डर कितना देता है, हमें वो भी देखना। ये नहीं है कि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, एक यूनिट चाहिए तो आपको एक यूनिट डिलीवर कर देगा। हो सकता है वो एक डजन दे, 100 यूनिट दे, 1000 यूनिट दे, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। डिमांड एंड कंजप्शन वेरिएशंस, कि आपकी डिमांड कितनी है और आपकी कंजम्पशन कितनी है आपके प्रोडक्ट की। और नेक्स्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कि आप जो स्टोरेज कर रहे हैं वेयर हाउस के अंदर उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इन्वेंट्री के प्रोडक्शन फैक्टर को। नेक्स्ट है आपका फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब आपकी जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है उसके बारे में बात करते हैं, उसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले मीट डिमांड अंटिल द अराइवल ऑफ फ्रेश स्टॉक, कि हम जब तक हमारे पास फ्रेश स्टॉक नहीं लेते जब तक कि हम कह सकते हैं डिमांड पूरी ना हो जाए। मतलब मीट डिमांड अंटिल द अराइवल ऑफ फ्रेश स्टॉक, कि जैसे हमारे पास डिमांड, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया और हमारे पास डिमांड आ गई तो कितनी देर में वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाएगा, वो भी देखना होता है। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक लॉट, हमारा जो प्रोडक्शन करते हैं उसको किस तरह हम कर रहे हैं कि हम जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी प्राइस को डिक्रीज करेगा और हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। और लेफ्ट होता है हमारे पास कि हमारे पास स्टोरेज की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो जब भी हम बात करते हैं सिविल एविएशन की या कह सकते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट की, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं एयर लॉजिस्टिक्स की अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कौन उनको कंट्रोल करता है, कौन सी बॉडी होती है जो उनको मैनेज करती है, तो वो हमारे कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये, जो कि हमारे मेंटेन करती है सिविल एयर रेगुलेशंस को। और ये किसके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विद इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट इन इंडिया, formulation of standards of airworthiness of civil aircraft, license of pilot, aircraft maintenance engineers and flight engineers, licensing of aerodromes in India, investigation into air accidents and incidents, implementations bilateral air services agreement with foreign countries. Next, rendering advice on relating to air transport. Next है processing of aviation legislature. Next है supervision of training activities of the flying gliding clubs in India. Next है development of light aircraft gliders and winches. ये सारी कुछ सर्विसेज होती हैं, ये इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आपका एग्जाम में आ सकता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का क्या वर्क होता है, किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपको इसके बारे में नोट्स प्रोवाइड करने हैं, शॉर्टनेट नोट्स देने हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स की कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी के सामने जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में, एयर लॉजिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले पास हम बात करेंगे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय एंड लेबर इश्यूज, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट फ्लीट, inadequate trained staff and crew, lack of technical expertise, multiplicity of unions, underutilizations of capacity, legal restrictions, lack of financial infrastructure development, high operational cost like oil cost, employees cost, salaries, etc. Lack of planning and corrective measures, crisis of safety. तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनकी कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स है हमारे, जो हमारा एयर रेगुलेशंस है या जो हमारे
एयर लॉजिस्टिक्स का यूज़ करते हैं उसके अंदर। एक तो उसके अंदर हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, लेबर इश्यूज हरदम होते हैं, हमारे पास इतने लेबर नहीं होते जो कि उसमें वर्क कर सके, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वो अनएफिशिएंट हैं। हमारे पास स्टाफ है, क्रू है, वो भी कह सकते हैं प्रॉपर वे में ट्रेंड नहीं है। ना ही हमारे पास हम इतने टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकें, वहाँ पर अपने हर चीज़ को कह सकते हैं ट्रेस कर सकें। हमारे पास बहुत सारी यूनियंस है, तो कई यूनियंस होंगी तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। हमारी जो कैपेसिटी है वो भी अंडर यूटिलाइजेशन है, हमें जितनी नीड है उतनी हमारे पास स्पेस नहीं है, उतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी अंडर डेवलप है, वो भी प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाया है। अगर इस सेक्टर में कोई आना चाहता है, लॉजिस्टिक्स के अंदर इसका कोई यूज़ करना चाहता है, तो इसके अंदर हमारी जो कोस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आप कह सकते हैं हमारे जो सेफ्टी क्राइसिस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके अगर हम बात करते हैं एयर लॉजिस्टिक्स के अंदर, एयर लॉजिस्टिक्स की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या आप देखते हैं मैक्सिमम कुछ दिनों में आपके कोई प्लान क्रैश हो गया, किसी का कह सकते हैं कोई लैंड नहीं कर पाया प्रॉपर वे में, तो ये सारे इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी क्राइसिस होते हैं। करेक्टिव मेजर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स कर हम अपनी कंट्री के अंदर सिविल एविएशन के अंदर, या कह सकते हैं जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स को कह सकते हैं उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं इस एरिया में एंटर करने के लिए। तो सबसे पहला है अपग्रेडेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी एयरपोर्ट इज डिसाइडेड एज पर इस ट्रैफिक देयर इज सेवरल मास्टर प्लान्स फॉर रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल हब्स। तो सबसे पहले हमें अपनी कंट्री के एयरपोर्ट्स को जो इन्वेस्टमेंट करना है, अपग्रेडेशन करना है, उनके ट्रैफिक के हिसाब से किया जाए। जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक है उसको ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जिस एयरपोर्ट के ऊपर कह सकते हैं हम ट्रैफिक ही नहीं है, उसका जो अपग्रेडेशन है वो उस पर या उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ना करी जाए जितनी कि उस पर ट्रैफिक वाले एयरपोर्ट पर करी जाए। नेक्स्ट है इनेबल प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री इन सेक्टर्स। अब जब तक आप अपने इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री नहीं दोगे तब तक ये एरिया आपका डेवलप नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट की तो उनके पास ना तो इतना बजट है, ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। अगर सिर्फ हम इस पर्सपेक्टिव से बात करें कि वो इसके अंदर कितना रोल है, हमारा जो सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट है, तो हमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को इनेबल करना चाहिए इस सेक्टर के अंदर एंट्री के लिए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको इंक्रीज करना चाहिए, प्राइवेट करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए। द रूट्स डिस्पर्सल गाइडेंस वर इशू टू एंश्योर द प्राइवेट ऑपरेटर्स प्रोवाइड सर्विसेज ऑन आइसोलेटेड। हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक फिक्स रूट प्रोवाइड कर देना चाहिए कि वो किस रूट पर अपनी सर्विस को देना चाहते हैं। ये नहीं कि आप हर सिर्फ गवर्नमेंट अपने बेस पर ही उनको सर्विस रूट प्रोवाइड करे, कि उनकी डिमांड पर उनके ऊपर भी चॉइस छोड़ सकते हैं कि वो जिस एरिया पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहें उसके लिए वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज टू एंश्योर सेफ ऑपरेशंस, एडुकेट कैपिटल यूटिलाइजेशंस एंड हेल्थ कंपटीशंस अमंग्स द प्राइवेट प्लेयर्स। और हमारे जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जा सके जिसके थ्रू कंपटीशन पे बेनिफिट उठा सकें, हेल्थ इन्वायरमेंट क्रिएट हो, वहाँ पर हम अपनी जो कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर कंटेनराइजेशन। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं यूनिटाइजेशन। यूनिटाइजेशन मतलब होता है कि आपकी सिंगल यूनिट्स को एक जगह कंबाइन करना, जिसके थ्रू उसका जो कॉस्ट होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो कम हो जाए। मतलब अगर आप 100 प्रोडक्ट आपके पास अलग अलग, आप इसका समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इनको चारों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट करोगे, अलग अलग हैंडल करोगे, लोड करोगे, डीलोड करोगे, तो आपको ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी, टाइम लगेगा, आपके पास जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी अगर हम इन चारों को एक बॉक्स के अंदर फिक्स कर दें, इनको चारों को इससे यूनिटी में कर दें, कंबाइन कर दें, तो वहाँ पर आपकी जो किसी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो यही आपको यूनिटाइजेशन होता है। यूनिटाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं कंटेनराइजेशन की। कंटेनराइजेशन, इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को एक कंटेनर के अंदर फिक्स कर देते हैं और उस कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अंदर हम इजीली अपने प्रोडक्ट को स्टफिंग और डिस्टफिंग कर सकते हैं। Concept of containerization refer to the use of containers in order to move goods using from one more modes ऑफ ट्रांसपोर्ट विदाउट इंटरमीडिएट और स्टफिंग एंड डी स्टफिंग। तो इसके अंदर हम एक तरह से कंटेनर्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। और इसमें ये नहीं होता कि हमें हर बार जब हम ट्रांसपोर्ट चेंज करते हैं तो हमें अपने एक एक प्रोडक्ट को उस ट्रांसपोर्ट से उतारना है और दूसरे ट्रांसपोर्ट पर लोड करना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट कंटेनर का यूज़ करते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट एक कंटेनर के अंदर फिक्स हो जाते हैं और हम डायरेक्ट उस कंटेनर को उठाकर दूसरे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो ये होता है आपका कंटेनराइजेशन या कंटेनर्स।
इट इज़ बेस्ड ऑन डोर टू डोर टेक्नोलॉजी। मतलब कंटेनर हम क्या कह सकते हैं, वहीं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक हम डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को कंटेनर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। ISO has defined container as an article of transport equipment intended for facilitating the carriage of goods by one or more means of transport without the immediate stuffing destuffing of container। अब कंटेनराइजेशन की नीड क्या पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। लेव सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, आपका जो लोडिंग और अनलोडिंग टाइम होता है उसको बचाता है, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट कंटेनर को ही उठा के या लोड कर दूसरे पर लोड कर देते हैं। दूसरा, आपका जो हैंडलिंग चार्ज होता है वो भी कम होता है, क्योंकि जब आप अगर एक एक प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन आप उन सभी को एक कंटेनर के अंदर फिक्स कर उस कंटेनर को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइम ही बचेगा। रिड्यूस डैमेज रिस्क ड्यूरिंग ट्रांजिट, आपका जो ट्रांजिट का टाइम रिस्क होता है प्रोडक्ट के डैमेज होने का वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, आपका मल्टीपल हैंडलिंग कॉजेज हाई रिस्क। अब जब जहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कई बार अपने प्रोडक्ट को उतार रहे हैं, फिर लोड कर रहे हैं, डिलोड अनलोड कर रहे हैं, फिर लोड कर रहे हैं, फिर डिलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम कंटेनर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। और नेक्स्ट, सेफ फॉर प्रीफरेज एंड डैमेज, कई बार आपके प्रोडक्ट चोरी हो जाते हैं एक आध प्रोडक्ट, तो इस कंडीशन में या कह सकते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन आप कंटेनर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी कह सकते हैं आउटसाइडर्स के लिए कि आपके कोई भी एक प्रोडक्ट उस कंटेनर के अंदर से निकल नहीं सकता है, चोरी नहीं हो सकता या उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंटेनर उस प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं और वो कंटेनर प्रॉपर वे में सील होते हैं। जब तक वो कंटेनर ओपन नहीं होगा तब तक उसके अंदर का कोई प्रोडक्ट चोरी नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता, डैमेज नहीं हो सकता। अब एडवांटेजेस टू शिपर्स, शिपर्स के लिए क्या एडवांटेजेस है इस कंटेनर्स की। सबसे पहले डोर टू डोर डिलीवरी, हैंडलिंग कॉस्ट को रिडक्शन करता है, रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन वर्क, रिड्यूस इंश्योरेंस कॉस्ट, रिड्यूस पैकिंग कॉस्ट, रिड्यूस वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, रिड्यूस पोस्ट चार्जेस, रिड्यूस डिलेज विद लेस नंबर ऑफ हैंडलिंग्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ प्लीफरेज डैमेज, मेकिंग मोर रिलायबल डिलीवरी, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। तो आपने देखा कि आपकी किस तरह ओवरऑल जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको डिक्रीज कर देता है हमारा कंटेनर्स। तो ये इसकी एडवांटेजेस है शिपर के पर्सपेक्टिव से। एडवांटेज टू शिप ओनर, अब शिप ओनर को क्या एडवांटेज होती है, तो सबसे पहला उसका फुल कंट्रोल होता है, मतलब उस कार्गो के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है हमारे शिप ओनर का। रिडक्शन इज कॉस्ट, अब हमारा जो शिप ओनर है उसकी भी तो कॉस्ट में बचत होगी जब वो कंटेनर का यूज करेगा। नेक्स्ट है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। टर्न अराउंड टाइम पीरियड भी इंप्रूव होता है। अब पहले जिस टाइम में वो सिर्फ 2 राउंड मारा करता, हो सकता है उसी टाइम के अंदर कंटेनर्स का यूज कर वो 3 राउंड मार ले, क्योंकि वहां पर जो लोडिंग और डीलोडिंग में टाइम लगा करता वो अब उसका इंक्रीज हो रहा है, बच रहा है। अब डिसएडवांटेज ऑफ कंटेनराइजेशन, तो हर पर्सपेक्टिव के अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव, ये कंटेनर्स को परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है कंटेनराइजेशन के लिए। दूसरा, ईडीआई नेटवर्क इज नीडेड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स, आपको ईडीआई नेटवर्क की नीड होती है अपने कंटेनर्स को ट्रैक करने के लिए। जब तक आपके पास ईडीआई नेटवर्क नहीं हुआ तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके कंटेनर इस टाइम पर कहाँ पर अवेलेबल हैं। कंटेनर्स डेट अराइव विद इम्पोर्ट कार्गो मस्ट बी रिटर्न विद द एक्सपोर्ट कार्गो। अब आपने किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपने कंटेनर्स को भेजा है, एक्सपोर्ट करा है, उसके अंदर आपने सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके अंदर प्रोडक्ट को फिल कर अब आप ये चाहेंगे कि दूसरी कंट्री से भी उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट फिल होकर आपकी कंट्री में इंपोर्ट आए, क्योंकि अगर वो फ्री में आपका बिना किसी प्रोडक्ट के आपके साथ आपकी कंट्री में आता है तो वहाँ पर जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी फीस होती है, वो हमारे कह सकते हैं जो कंटेनर का जो ओनर है उसको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके अंदर कोई इंपोर्ट होकर प्रोडक्ट आ जाता है तो वहाँ पर वो अर्निंग कर लेता है। तो उसे देखना पड़ता है कि अगर उसका कंटेनर किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है अपनी सर्विस के लिए तो दूसरी कंट्री में भी उसको हायर किया जाए, उसको बुक किया जाए। नेक्स्ट है आपका सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस लाइक लेबर डिस्प्लेसमेंट, और इसके लिए हमें कह सकते हैं जो लेबर की नीड होती है वो भी बहुत बड़ी एक इशू है, इम्प्लीकेशंस है। नेक्स्ट आपका फॉर मूवमेंट ऑफ कंटेनर ऑन रोड ट्रैफिक रेगुलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। तो जब हम यूज़ करते हैं रोड का तो वहाँ पर हमें रोड ट्रैफिक या रूल्स जो होते हैं उनको भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे होता है कि आपको एक फिक्स टाइम आपको दिया जाता है कि अगर आप कंटेनर्स, आप हैवी कंटेनर्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आप उसी टाइम उस रोड का, उस एरिया का यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, अ शिपर मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर कमिटिंग गुड्स टू कंटेनर ट्रांसपोर्ट। तो हमारे जो शिपर है कौन कौन से स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए जब वो अपने गुड्स को कंटेनराइज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा होता है उन शिपर को कि प्रॉपर कंटेनर सर्विस का सिलेक्शन करें। दूसरा होता है राइट टाइप ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग कार्गो। अब कंटेनर हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे बल्क होता है, कह सकते हैं रेफ्रिजरेटेड कार्गो होते हैं, हमारे ड्राई बल्क होते हैं, ओपन कार्गो होते हैं, ओपन कंटेनर होते हैं। हमारे पास बहुत सारे आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका ड्राई बल्क कंटेनर है, आपका फ्लैट रैक कंटेनर है, आपका टैंक कंटेनर है, आपका
साइड लोडिंग कंटेनर है या स्टैंडर्ड ड्राई कंटेनर है। तो आपका जिस तरह का प्रोडक्ट है आप उसी की कैटेगरी के हिसाब से इनमें, जैसे अगर आप कह सकते हैं आप बात करें तेल के आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आपके पास कोई कह सकते हैं जो वाटर की फॉर्म में कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, टैंक कंटेनर का यूज़ करेंगे। अगर अभी हम बात करते हैं आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ खराब हो जाएगा अगर उसे हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर ना करें, तो वहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर कंटेनर का यूज़ करेंगे। आपका कोई ड्राई बल्क है, मतलब आपका जैसे कोई लोहा है या कोई आपका मेटल है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड ड्राई कंटेनर का यूज़ करोगे। तो ये सब होते हैं। नेक्स्ट है कंटेनर इंस्पेक्शन फॉर प्रॉपर एकोमोडेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। आप आपके जो कह सकते हैं आपका जो कंटेनर है उसका भी इंस्पेक्शन करो, क्योंकि जब तक आपके गुड्स को एक अच्छा कंटेनर नहीं मिलेगा, हो सकता है आपने कंटेनर हायर कर लिया और आपके टाइप्स भी आपने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन उस कंटेनर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो आपके गुड्स को इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। नेक्स्ट है पैकिंग गुड्स टू प्रोटेक्ट द सेम फ्रॉम हैजार्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। गुड्स को इस तरह पैक किया जाना चाहिए कि वो आपके हर तरह के हैजार्ड से आपके प्रोडक्ट को सेव कर सके। नेक्स्ट है अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन शुड बी टाइमली। जिस जगह पर उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है वो टाइम पर पहुंचा सके आपका कंटेनर, मतलब आपकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ऐसा हो कि अपने टाइम पे एकदम बाइंडिंग हो कि अगर उसने कोई टाइम फिक्स किया है तो उस टाइम पर ही आपके प्रोडक्ट को वहां तक डिलीवर कर देगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एंड टास्किंग स्टॉक ऑफ कंटेनर कंटेंट, सीलिंग, अनलॉकिंग, लेबलिंग, रिकॉर्डिंग, कंटेनर नंबर एंड सील नंबर आर अदर एस्पेक्ट्स टू बी केप्ट इन कंसिडरेशन। तो इसके साथ ही जब आप कंटेनर का यूज़ करते हैं तो आपको किस तरह सील कर रहे हैं, उसको लॉक कर रहे हैं, क्या लेबलिंग आपके कंटेनर्स के ऊपर, क्या नंबर आपके कंटेनर के ऊपर, किस तरह के डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान देनी होती है हमारे शिपर को। अब आपके पास दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो होता है इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर हम कह सकते हैं अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब हम एक से ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। हो सकता है हमने कुछ जगह वहाँ पर रोड का यूज़ किया हो, कुछ जगह हमने शिपिंग का यूज़ किया हो, फिर कुछ जगह हमने रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया हो, और फिर उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट के बाद कह सकते हैं हमने रोड का यूज़ किया हो, उसके बाद वो प्रोडक्ट उसके कहते हैं जो उसका बायर था उस तक पहुंचा हो। तो यहाँ पर हम कई तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को उसकी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर हम हर तरह के ट्रांसपोर्टर के लिए एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये होता है आपका इंटरमोडल, मतलब हम हर तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जैसे हमारा पहला ट्रांसपोर्ट खत्म होगा, वो वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर शिपिंग की बात करें तो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद जैसे शिपिंग का एरिया वो अपने पोर्ट पर अपने प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करेगा, फिर उसके बाद से उसका जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा अपने कह सकते हैं कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हो, रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पर वो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो ये होता है आपका इंटरमोडल, मतलब एक से ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और एक होता है आपका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल के अंदर हम यूज़ तो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का करते हैं, मतलब हम शिपिंग का भी यूज़ कर रहे हैं, हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी कर रहे हैं, हम रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन इन सभी ट्रांसपोर्ट के लिए हम सिंगल एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे कैरियर का, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होएगा जो कि हमारे हर तरह के ट्रांसपोर्ट को कवर करेगा, चाहे हम शिप का यूज़ करें, चाहे हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, चाहे हम रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमें हर तरह का एविडेंस प्रोवाइड करेगा, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट की, हमें शिपर से लेकर कंसाइनी तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए आपका मल्टी मॉडल और आपका कह सकते हैं इंटरमोडल में क्या डिफरेंस है, किस तरह को बनाया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायग्राम फॉर्म में ही बना सकते हैं और आप इनके बीच में इजीली वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। तो आपको जो मैक्सिमम जो आता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की एडवांटेजेस पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जब आप एक ही डॉक्यूमेंट बनाओगे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो कहीं ना कहीं आपकी जो वो कॉस्टिंग होती है उसको डिक्रीज कर देगा। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स। अब आपके जो नॉन ट्रेडिशनल गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है रिड्यूस पेपर वर्क। आपका जो पेपर वर्क होते हैं उसके भी कम करेगा, क्योंकि अभी तक आप 10 तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे तो हर के लिए एक अलग अलग पेपर यूज़ करते थे, बट जब आप बात करते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की तो उसके अंदर आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं अपनी पूरी नीड्स के लिए। नेक्स्ट है इनेबल फास्टर मूवमेंट ऑफ कार्गो। यहाँ पर आप उसी तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं जो कि आपके कार्गो को जल्दी से जल्दी आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा सके। नेक्स्ट है रिड्यूस पोर्ट कंजेशन, एनहेंस पोर्ट पोटेंशियल्स ऑफ हिंडरलैंड कंट्रीज। नेक्स्ट आपका इनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, रिड्यूस अनकर्टेनिटी इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट
एंड हेल्प इन जनरेटिंग फॉरेन रिवेन्यू। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कुछ कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं हमारे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री। हमारी कंट्री के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री की कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लो कैपिटल बेस, शिप फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, एक्सोडोमस ऑफ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, मतलब कह सकते हैं इसमें मतलब तो कमी है हमारे पास, मतलब ये एक्सोडोमस, अगर शायद ये कुछ मिस्टेक हो यहाँ पर आएगी कि हमारे पास जो एक्सेस है, मतलब जो अमाउंट है या हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की, वो हमारे पास कम है। जितने भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स होते हैं मैक्सिमम दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टैक्स पे करना पड़ता है, और कई कंट्रीज उन्हें टैक्स फ्री इनकम प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं, तो हमारी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन फ्लैग शिप्स। अब कुछ ऐसे उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है जिन शिप्स का रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं दूसरी कंट्री में हो रखा है, या दूसरी कंट्री के शिप्स से भी उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है। लेकिन दूसरी कंट्री के शिप्स जो कह सकते हैं हाईली टेक्निकल है, उनके पास जो लेबर है वो भी अच्छा है, तो उस कंडीशन में ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है हमारी इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। आउटडेटिंग कॉस्ट प्लस फॉर्मूला, हमारे पास जो हम मेथड यूज करते हैं उसकी रिवेन्यू का या उसके चार्जेस का वो भी हमारा आउटडेटेड हो चुका है। नॉन यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी, हमारी जो टैक्स पॉलिसी कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टैक्स लगाते हैं। कार्गो सपोर्ट भी हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है इतना बेटर वे में, क्योंकि कार्गो सपोर्ट के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारी ईडीआई चाहिए, वो भी हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शिपिंग एज अ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। अब हमारी जो शिपिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के बारे में या उसकी तरह उसको क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। मतलब हमारी शिपिंग को भी क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए कि आप अगर आपके 2 या 3 तरह की कैटेगरी में बना दे जाएं, आप इस तरह की कैटेगरी में काम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ड्राई बल्क में काम कर सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर में काम कर सकते हैं उस तरह की सर्विस में, या फिर आप लिक्विड ट्रांसपोर्ट में काम कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है या शिपिंग है उसको क्लासीफाई नहीं किया गया है। नेसेसिटी ऑफ स्टेट सपोर्ट टू शिपिंग, और हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब जो हमारे मैक्सिमम पोर्ट है, जो हम साउथ की बात करते हैं तो हमारा जो नीचे का इंडिया का पार्ट है वहाँ पर मैक्सिमम सारे पोर्ट उसी साइड है, क्योंकि नीचे का पूरा पार्ट हमारा कोस्टल से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर हमें नीड है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स का पोर्ट है वो भी उसमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हाई माइनिंग लेवल्स, उसकी जो कह सकते हैं माइनिंग लेवल होता है या इसकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है अपने पोर्ट को डेवलप करने के लिए, अपने वहाँ पर कह सकते हैं उन पोर्ट को मेंटेन रखने के लिए। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और हर साल एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर कोई एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर लेता है। वाटर ट्रांसपोर्ट पूछ लेगा, एयर ट्रांसपोर्ट पूछ लेगा, आपसे रेल ट्रांसपोर्ट पूछ लेगा, या आपसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पूछ लेगा। इन चारों में से एक क्वेश्चन मैक्सिमम हर साल रिपीट होता है, और ये नहीं कह सकते हम कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। इनके बारे में पूछेगा कि ये क्या होते हैं, इंडिया में इनकी कंडीशन क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इनसे हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इंडिया सिनेरियो क्या है, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, चाहे जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट बिल है, बिल ऑफ लीडिंग है, बिल ऑफ पैरिटी है, या आपके चार्टर्स डॉक्यूमेंट हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जाता है, या इसके अंदर क्या ड्यूटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अंदर हमारे कैरियर्स की। तो इन चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपको रिवाइज करना होगा आपकी बुक से, या मेरे जो नोट्स हैं, या मेरी जो यूनिट वाइज वीडियोज़ हैं उनसे। अब जो चार्टर होता है, जो हम शिप को हायर करते हैं, हम 3 तरह से शिप को हायर करते हैं। एक होता है वॉयस चार्टर, एक होता है टाइम चार्टर, और एक होता है बेयरबोट चार्टर। अब तीनों के क्या क्या कंडीशंस हैं, किस तरह इनको फिक्स किया जाता है, किस हायर किया जाता है। तो अगर हम वॉयस की बात करें, शिप हायर फ्रॉम वन टाइम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सर्विसेज, इसके अंदर हम शिप को एक ही बार में हायर कर लेते हैं उसकी कॉन्जिक्यूटिव सर्विसेज के लिए। चार्टर प्रेफाइड टू शिप ओनर्स फॉर कैरीज ऑफ कार्गो वन टू अनदर पोर्ट, इसके अंदर हमारा जो कह सकते हैं जो चार्टर होता है वो पे कर सकता है फ्राइट हमारे शिप ओनर को उस शिप की सर्विस के लिए। हो सकता है वो एक टाइम की सर्विस हो या उसकी कंजिक्यूटिव सर्विस के लिए हो। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आप इनको खुद रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो इसका आप पॉइंट्स देख लेंगे। वॉइस की अगर हम बात करें, नॉर्मली हमारे हायर किया जाता है इसके अंदर शिप हमारे चार्टर के थ्रू। चार्टर मतलब कौन होता है? चार्टर जो शिप को हायर करता है, मतलब ये हमारा कह सकते हैं ट्रेडर भी हो सकता है या कोई मिडल मैन भी हो सकता है जो कि कंप्लीट शिप को पहले हायर कर ले, फिर उसको अलग अलग चार्टर्स को उनकी स्पेस के नीड के हिसाब से उनको वहां पर दे दे। एक होता है आपका टाइम चार्टर। टाइम चार्टर के अंदर एक तरह से शिप को हायर किया जाता है एक फिक्स टाइम के लिए। हो सकता है आप 1 मंथ के लिए किसी शिप को हायर कर रहे हो, 1 वीक के लिए हायर कर रहे हो, 1 साल के लिए हायर कर रहे हो, और ये आपका जो फिक्स एरिया होता है, आप किस एरिया के अंदर उस शिप का यूज करोगे, तो वो कहलाता है आपका टाइम चार्टर। टाइम चार्टर के अंदर आपके शिप ओनर बियर करता है सारे की कह सकते हैं मेंटेनेंस चार्ज, रिपेयर चार्ज, वेजेस, डेप्रिसिएशन, स्टोर, ये सारे चार्ज हमारा शिप ओनर बियर करता है। आपका चार्टर कौन कौन से बियर करता है, मतलब जो शिप को
यूज़ करेगा अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह ले जाने के लिए, पोर्ट चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, कार्गो एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस या क्लीनिंग चार्जेस, तो ये सारे कौन बियर करेगा? हमारा चार्टर बियर करेगा। शिप ओनर अपॉइंट पायलट, और जो शिप को चलाएगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हमारा शिप ओनर करेगा। इसके बाद आपका बेयर बोट। अब बेयर बोट होता है कि जैसे आप किसी शिप को रेंट पर ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट होता है बेयर बोट का, मतलब एक रेंट पे ले लेना। इंजीनियर्स एंड पायलट्स अपॉइंटेड बाय द चार्टर विद द अप्रूवल ऑफ ओनर, मतलब इसके अंदर हमारे जो कह सकते हैं इंजीनियर और पायलट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा चार्टर, मतलब जो हमारा ट्रेडर होता है वो उनका अपॉइंटमेंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ ओनर। एवरी मंथ शिप ओनर गॉट्स रेंट अकॉर्डिंग शिप कैपेसिटी, हर साल हर महीने हमारा जो शिप ओनर होता है उसको अपनी शिप की कैपेसिटी के हिसाब से हमारा जो चार्टर होता है उसको रेंट पे कर देता है। ऑल रनिंग चार्जेस बियर बाय द चार्टर, यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस है, रनिंग चार्जेस हैं, सारे के सारे हमारा चार्टर पे करेगा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सर्वे एंड ब्रोकरेज इफ एनी। तो ये थे आपके तीन तरह के चार्टर। तीन तरह में हम शिप को हायर करते हैं, एक होता है वॉयस चार्टर, दूसरा टाइम चार्टर, तीसरा बेयरबोट चार्टर। इन तीनों के बारे में या इन दोनों में कोई डिफरेंस पूछ लेता है दो के बारे में कि वॉइस चार्टर क्या होता है, टाइम चार्टर क्या होता है, या फिर आपसे डिफरेंस पूछ लेगा इन तीनों के बीच में। तो इन सभी के जितने भी पॉइंट्स मैंने आप यहाँ पर लिख रखे हैं, चाहे वॉइस चार्टर है, टाइम चार्टर है, बेयरबोट चार्टर है, इन सभी को आपको एक बार रिवाइज करना होगा, एक बार रीड कर लेना, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे इनका डिफरेंस हो, चाहे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उस चीज़ को आप इजी वे में एक्सप्लेन कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर ये चार्ट बनाया गया है, जैसे आपका वॉइस चार्टर, टाइम चार्टर और बेयरबोट चार्टर। अब आपका जो वॉइस चार्टर के अंदर क्या होता है? शिप ओनर अपॉइंट मास्टर, मास्टर एक्ट एज अ कैरियर, शिप फ्राइट डिपेंड्स ऑन कार्गो। अब इसके अंदर आपका जो मास्टर होता है उसको कौन हायर करता है, कौन अपॉइंट करता है? शिप ओनर। मास्टर एक्ट एज अ कैरियर, और मास्टर क्या करता है? आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी ले जाने का काम करता है, मतलब जो उसको चलाएगा, उसके शिप का जो कैप्टन होगा, जो मास्टर होगा, वो एक्ट एज अ कैरियर करेगा। और शिप फ्राइट डिपेंड ऑन कार्गो, मतलब और इसके अंदर शिप का कितना चार्ज होगा वो आपके कार्गो के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम टाइम चार्टर की बात करें, शिप ओनर अपॉइंट मास्टर, मास्टर डजंट एक्ट कैरियर, फ्राइट डिपेंड्स ऑन टाइम। अब यहाँ पर जो हमारा फ्लाइट का चार्ज होता है, कैरियर का चार्ज होता है, वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए आपने उसको हायर करा है। यहाँ पर आपका जो मास्टर होता है उसका अपॉइंटमेंट भी हमारा शिप ओनर करता है, लेकिन हमारा जहाँ पर कैरियर होता है एक तरह से कैरिज की तरह काम नहीं करता है। उसका सिर्फ काम ये है, वो आपके प्रोडक्ट को अपने शिप पर लोड करेगा और आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर उसको उतार देगा, लेकिन ये नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी। और बेयरबोट के अंदर आपके मास्टर की जो कह सकते हैं जो अपॉइंटमेंट करता है वो हमारा चार्टर करता है विद द अप्रूवल ऑफ शिप ओनर। और इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं शिप के, वो शिप की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है शिप ओनर बियर ऑल एक्सपेंसेस। अब वॉयस की बात करें तो शिप के जितने भी एक्सपेंस होते हैं सारे के सारे हमारे शिप ओनर एक्सपेंस करता है, मतलब बियर करता है। अब टाइम चार्टर की बात करें, मेंटेनेंस, टाइम्स, वेजेस, स्टोर, सप्लाईज, डेप्रिसिएशन, ये सारे यहाँ पर हमारा शिप ओनर उठाता है टाइम चार्टर के अंदर। और बेयरबोट की बात करें तो बेयरबोट के अंदर सिर्फ हमारा डेप्रिसिएशन और सर्वे और ब्रोकरेज का अगर कोई चार्ज होता है तो वो सिर्फ हमारा शिप ओनर उठाता है। उसके साथ इसको छोड़कर जितने भी एक्सपेंस होते हैं, चाहे आपका कैप्टन एक्सपेंस है, चाहे आपका ऑयल चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्ज है, पोर्ट चार्ज, वो सारे के सारे हमारे चार्टर पे करते हैं। अब चार्टर बियर ओनली स्टेवेंडिंग एक्सपेंसेस इफ दे स्पेसिफाइड। स्पेंडिंग मतलब कोई एक एडिशनल टाइम होता है, अगर आपने कोई एक टाइम दिया गया अपने प्रोडक्ट को शिप पर लोड करने के लिए, अगर आप उस टाइम पर अपने प्रोडक्ट को लोड नहीं कर पाए तो उसके बाद जो टाइम लेते हैं उसका एक चार्ज लगता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई है तो वो आपको पे करना पड़ता है, हमारे चार्टर को पे करना पड़ता है। चार्टर हमारा इसमें अगर टाइम की बात करें, टाइम चार्टर के अंदर बात करें, हमारा फ्यूल, पोर्ट चार्जेस, ब्रोकरेजेस, इन सभी को पे करता है। और अगर हम बात करते हैं बेयरबोट के अंदर तो हर तरह के चार्जेस को खुद ही पे करता है। तो ये थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लीडिंग एंड चैरिटी पार्टी, चार्टर पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम बिल ऑफ लीडिंग की बात करें तो इट इज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरीज ऑफ गुड्स। एक तरह से रिसिप्ट होती है हमारे गुड्स की कि हमने उस गुड्स को बोर्ड पर पहुंचा दिया है, उस पर उसकी रिसीविंग हो गई है। और अगर हम चार्टर पार्टी की बात करें, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग अ शिप। और इसका एक मतलब है कि आपने एक शिप को हायर करा है, मतलब चार्टर पार्टी है, आपने किसी शिप को हायर करा, उसकी रिसिप्ट है। और बिल ऑफ लीडिंग है कि आपने आपके प्रोडक्ट को शिप के ऊपर रिसिप्ट कर लिया गया है।
दूसरा, अगर हम बिल ऑफ लीडिंग की बात करें, ये एक्ट करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग है उसी के पास उस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है। और अगर हम चार्टर पार्टी की बात करें तो चार्टर पार्टी डज नॉट एक्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। नेक्स्ट है कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट। अब बिल ऑफ लीडिंग है, जिसके पास वो बिल ऑफ लीडिंग रहेगी या बिल ऑफ लीडिंग को हम एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग होगी वही उस गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। लेकिन चार्टर पार्टी की बात होती है तो इसको ट्रांसफरेबल नहीं किया जाता। जिसने इसको लिया है, जिसने इसकी एप्लीकेशन ली थी, उसी को वो अपना इशू होगा और वही उसको यूज कर सकता है। बिल ऑफ लीडिंग की बात करें, डज नॉट अमाउंट्स टू लीज ऑफ शिप। इसके अंदर हमारी कोई शिप के लीज के लिए कोई अमाउंट नहीं होता। अब नेक्स्ट बात करेंगे चार्टर पार्टी। इट कैन अमाउंट ऑफ लीज ऑफ एंटायर शिप और पार्ट ऑफ इट। और हमारा जो चार्टर पार्टी होता है इसके अंदर अमाउंट होता है कि आप पूरे शिप को हायर करना चाह रहे हैं या उसके किसी पार्ट को हायर करना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट है इट इज ऑलवेज रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू अ स्पेसिफिक पोर्ट ऑफ कॉल। इसको मैक्सिमम रेफर किया जाता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट पर अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। और जब हम चार्टर पार्टी की बात करते हैं तो चार्टर पार्टी कैन बी टाइम बेस्ड और वॉइस बेस्ड। तो आपकी जो चार्टर पार्टी होती है टाइम बेस्ड और वॉइस बेस्ड भी होती है। तो ये थे इनके डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लीडिंग और चार्टर पार्टी के बीच में। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड बाय पोर्ट्स, कि हमारी कंट्री के जो पोर्ट्स हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री के तीनों कह सकते हैं दो तरफ नीचे की साइड प्रॉपर पोर्ट ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पोर्ट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका लो प्रोडक्टिविटी एंड डिले इन डिस्पैच, कार्गो हैंडलिंग डिलेज, लॉन्ग वेट टाइम फॉर अवेटिंग बर्थ, यूज ऑफ एब्सोल्यूट इक्विपमेंट, ट्रैफिक कंजेशन, यूज ऑफ एब्सोल्यूट मैनिंग स्केल्स, use of slow computerized applications, restrictions of entry of big ships, obsolescence of night aviation cause delay, port modernizations programs are slow, lack of proper maintenance, labor equipment ration imbalance, lack of coordination of departments, custom clearance and other formalities are cumbrance, rail roadways infrastructure at port is underdeveloped, less number of containers yard warehousing facilities, frequent labor strikes and excess manpower. नेक्स्ट आपका प्रॉपर इक्विपमेंट्स फॉर हैंडलिंग कंटेनराइज्ड कार्गो आर नॉट इजी अवेलेबल। तो ये हमारे पास 18 पॉइंट्स है जो कि प्रॉब्लम्स है हमारे पोर्ट के लिए। इन सभी को यहाँ पर मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपको इनको एक एक को देखना चाहते हैं, इनको एक्सप्लेनेशन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी जो यूनिट्स की वीडियो है उसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक यहाँ पर कोई पॉइंट सिर्फ पॉइंट वाइज ही कवर करा है तो उसके लिए आप उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए यूनिट को चेक कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइज फॉलोइंग एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ एरिया ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं तभी उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? लीजिंग पोर्ट असेट्स, पायलटेज, ड्रैगिंग, कैप्टिव पावर प्लांट, कैप्टिव फैसिलिटीज फॉर पोर्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज, शिप रिपेयर, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल्स, supply and maintenance of cranes and handling equipments, constructions and operations of storehouse, warehouse, tank, farms and other facilities, leasing equipments for handling cargo and floating charges या floating craft। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि इनवाइट किया गया है हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को, जैसे कि हमने पावर प्लांट्स ओपन कर सकते हैं, लीजिंग पोर्ट असेट्स के लिए लीज पर उन असेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग की एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, या कह सकते हैं हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, ड्राई डॉकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, या उनका जो टर्मिनल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है हमारे गवर्नमेंट ने फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स। गवर्नमेंट ऑफर फॉलोइंग इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर। तो इसके साथ ही हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव भी दिए जिसके थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज किया जा सके। फर्स्ट है टैक्स हॉलिडे फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट, उन्हें कंसेशनल रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। अलाउ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, अपनी कंट्री से बाहर जाकर वो रेंट ले सकते हैं किसी दूसरी कंट्री से, एक्सटर्नल बोरोविंग की उन्हें परमिशन दी गई है। नेक्स्ट है टैक्स कंसेशन 40% ऑन इनकम टैक्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए कोई टैक्स, उनकी जो अर्निंग है या जो टैक्स है तो उसमें 40% का उन्हें रिबेट दिया जाएगा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट है टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटी डेब्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर।
अप्रूवल ऑफ 74% एफडीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो ये कुछ कह सकते हैं हमारी कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। लेकिन इसके बाद भी हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं कम से कम इसके अंदर है, उनका जो रिस्पॉन्स है बहुत कम है। इसकी क्या कहते हैं वजह क्या है? सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट gestation पीरियड इज लॉन्ग, मेजोरिटी ऑफ पोर्ट इज अंडर इंडियन गवर्नमेंट, लो रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले इनका जो रिटर्न आता है बहुत कम आता है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उस काम को प्रॉपर वे में, मतलब हमने अगर कोई इसमें एक्सपेंस कर दिया तो उसको धीरे धीरे वापस आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैक्सिमम जितने भी बड़े पोर्ट हैं वो सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ये थे हमारी कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सेज की वजह, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से है कि उन्हें इतने सारे इंसेंटिव दिए गए फिर भी वो इस सेक्टर में एंटर नहीं करते। अब मैरीटाइम फ्रॉड क्या होता है? इट रेफर्स टू अनजस्ट और इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स और मनी फ्रॉम वन पार्टी बाय अनदर। अब आप किसी दूसरी पार्टी के प्रोडक्ट्स को बिना उसकी मर्जी से एक तरह से इलीगल प्रैक्टिस की वजह से अनजस्ट कर उसको हथियाना चाहो तो वो कहलाता है आपका मैरीटाइम फ्रॉड। तो इसी के बारे में बात करता है मैरीटाइम फ्रॉड क्या होता है। सम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन मैरीटाइम फ्रॉड। अब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है आपके मैरीटाइम फ्रॉड के अंदर? जैसे आपका ट्रेडर है, बैंक है, शिपर है, इंश्योरर है, शिपोनर है और आपके कोई ट्रेडर, चार्टर अगेंस्ट शिपोनर, शिपोनर एंड ट्रेडर्स अगेंस्ट इंश्योरर्स, चार्टर एंड शिपोनर अगेंस्ट ट्रेडर्स। नेक्स्ट आपका प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने चाहिए हमें इन फ्रॉड से बचने के लिए? तो सबसे पहला है कि आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उन सभी को आपको ऑथेंटिकिटी चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। कॉमन एरियाज ऑफ फ्रॉड, किन किन एरियाज में फ्रॉड होते हैं? तो सबसे पहला फ्रॉड होता है कैरियर्स लाइबिलिटी के अंदर फ्रॉड होता है, बिल ऑफ लीडिंग के अंदर फ्रॉड होता है, चार्टर्स पार्टी के अंदर फ्रॉड होता है, चाहे आपकी टाइम वेज हो, चाहे आपका टाइम चार्टर हो, चाहे आपका वेज चार्टर हो, इन दोनों के अंदर फ्रॉड होता है। अदर मैटर्स इंटरसेप्शन ऑफ शिपमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब उनको किन इंटरसेप्ट किया जाता है शिपिंग रूल्स रेगुलेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉसेस को उसके अंदर। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर फ्रॉड देखा जाता है। नेक्स्ट आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अभी आईसीसी का मतलब क्या है? इसके अंदर कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है, जैसे आईएमपी है, डब्ल्यूटीओ, गैट है, अनकटैड है। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके बिहाफ पर काम करती हैं। तो यहाँ पर हमारी आईसीसी ने बहुत सारी कह सकते हैं विंग्स बनाई हैं जो कि हमारे ट्रेड को रेगुलेट करती हैं, जिसके अंदर कुछ सर्विसेज है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी सीसीएस है, कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज। अगर कोई आपको लगता है कि आपके साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो उसको ये कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा आपका आईएमबी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, कम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ मैरीटाइम क्राइम्स। अगर मैरीटाइम के बीच में आपके साथ कोई क्राइम होता है, आपके प्रोडक्ट को लूट लिया जाता है सी पायरेट्स के थ्रू या कोई भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट कॉमर्शियल ब्यूरो, क्राइम ब्यूरो ऑफ प्राइमरी पॉइंट टू कॉन्टैक्ट फॉर पर्सनल फ्रॉड, कंसल्टेंसी सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिकेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन। जैसे अगर आपका कोई फ्रॉड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन में हेल्प करते हैं, आपके साथ जो सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह आपका काउंटर फिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआईबी। एक तरह से कह सकते हैं हमारे पास टोटल 5 या 6 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्प करते हैं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर, और जो किसके पार्ट है? आईसीसी के पार्ट हैं। तो इन सभी को आप देख सकते हैं आपके पास जितने भी हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं, 6 इसकी ब्रांचेस है, 6 विंग्स है। नेक्स्ट है आईसीसी प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विस टू इस मेंबर। अब जो भी आईसीसी के मेंबर्स हैं उनको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? सबसे पहला है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड लॉस ऑफ रिकवरी, पब्लिकेशन ऑफ कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेशन करता है, आपको रिकवरी, और अगर आपको कोई लॉस हुआ तो उसकी रिकवरी करने में आपकी हेल्प कर देता है, आपकी कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपके टाइम पर सेमिनार्स अवेलेबल करवाता है, वर्कशॉप कराता है, जिसके थ्रू कि आपको पता लग सके इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फ्रॉड हो रहे हैं या किस तरह काम किया जा रहा है। आईएमबी के बारे में यहाँ पर पूरा एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक पैराग्राफ के थ्रू। आई होप कि आप इस सभी को खुद ही रीड कर लेंगे, क्योंकि भी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और आप इन सभी पॉइंट्स को खुद ही रीड कर सकते हैं। तो ये आपका जो IBO 5 है मैक्सिमम कवर हो चुकी है, जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें से कई क्वेश्चन है जिनको मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनके लिए आप चैप्टर की वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियोस के साथ, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।